हेलो, गुड इवनिंग बच्चों एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है 10+1 फिजिक्स की एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कुछ हमारे डायमेंशन फॉर्मूले हमने लेक्चर नंबर 4 में किए थे, 3 में भी किए होंगे। तो कुछ फॉर्मूलेज और हैं जिनको थोड़ा डिटेल में और किया जाए ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी में है वो इनके बेस के ऊपर हो सकते हैं। तो आज कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं जो पिछली बार लेक्चर में नहीं ली गई। तो लास्ट लेक्चर में 23 फिजिकल क्वांटिटी ली गई थी, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं 25 के आसपास डायमेंशन फॉर्मूले लें और आपको ये याद हो जाए, ट्रिक्स याद हो जाए कैसे याद करना है। तो न्यूमेरिकल के अंदर जब जब डायमेंशन फॉर्मूला आए तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। तो एक छोटी सी कोशिश, छोटी सी आशा, छोटी सी होप के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट ध्यान से देखते चले। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन डिस्टेंस। किसी भी क्वांटिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ चेक कर लें, वेलोसिटी बटा डिस्टेंस लिख लें, वेलोसिटी ओवर लेंथ लिख लें, ये उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा तो आप एक अच्छी तरह से बात समझें। तो आगे सेकंड टर्म में प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है, तो प्रेशर ओवर लेंथ आ गया, प्रेशर की वेरिएशन लेंथ के साथ हो रही है। कोई तीसरे में देखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स को लेंथ से किया हुआ। ठीक है, जो 3 पॉइंट और भी बहुत सारी क्वांटिटीज बन सकती हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वेरिएशन हम लेंथ के साथ देखते हैं तो उसके ग्रेडियंट कहलाता है फिजिक्स की दुनिया में। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने का, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस, प्रेशर ओवर डिस्टेंस या लेंथ, फोर्स ओवर डिस्टेंस या फोर्स ओवर लेंथ। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है m0 l1 t-1, डिस्टेंस का l है तो हमारे पास m0 l0 t-1 आ जाएगा। इस तरह से हम वेलोसिटी का डायमेंशन ऐसे यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड, साथ में मीटर लिखेंगे लेंथ का, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड माइनस समझ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं समझ लेंगे फ्रीक्वेंसी बन गई। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, तो समटाइम ऐसे यूनिट भी सेम हो जाते हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट करती हैं। तो ये ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। जैसे आप प्रेशर ग्रेडियंट को देखें, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद करना चाहिए, m1 l1 t-2। एरिया एल स्क्वायर होता है, जल्दी प्रैक्टिस करनी चाहिए, m1 l-1 t-2। लेंथ का l1 हो गया, जब हम सॉल्व करेंगे l ऊपर जाके -2 हो जाएगा, m1 l2 -2 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे यूनिट लिखेंगे, पहले प्रेशर का लिख लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर, जिसको पास्कल भी कहते हैं। तो डिस्टेंस का मीटर हो गया तो न्यूटन मीटर -3 हो गया। अगर यहाँ से याद हो जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से बना सकते हैं, मास पावर 1, लेंथ पावर 2, सेकंड पावर -2, किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर 2, सेकंड -2। ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आंसर, इसका आंसर सेम ही होगा, सॉल्व करके भी देखा जा सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कह लें या फोर्स कांस्टेंट कह लें, ये हम वेलोसिटी के चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स बेटे ऐसे आने वाली हैं जिनको अब थोड़ा टेल में तो नहीं समझाया जा सकता, फिर भी कोशिश करेंगे। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग होती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो वहाँ से एफ इक्वल टू -kx निकालते हैं। ये जो k होता है हमारा, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। k स्मॉल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, k फोर्स बटा लेंथ। तो फोर हमने याद कर लिया, फोर्स बटा लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, m1 l1 t-2 और लेंथ का है हमारे पास l1। तो हम जल्दी जल्दी से अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। m1 लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, l0 t-2 हो गया। यूनिट देखें, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया। ऐसे कुछ ये फिजिक्स क्वांटिटी बहुत सिंपल इससे ली जा रही हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, जेईई मेन के, नीट के, वो इस तरह के टर्म लेके चलते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। होता न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे 4 फिजिक्स क्वांटिटी में से एक ऐसी जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होती, तो जब तक उसको वो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा नहीं वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं बेसिक फंडामेंटल से लेके आगे ड्राइव तक
मॉडरेट से टफ तक सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखने वाला है। टफ और मतलब होता है जो हमने अभी 11th के सिलेबस में नहीं पढ़ी, आगे जाके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताया जा रहा है। मास पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आगे लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर्स ड्राइव रिलेशन बिटवीन देम, तो बच्चा यही फंस जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, मास बटा लेंथ। बिल्कुल सिंपल है, m1 टाइम आता नहीं है, टाइम खत्म हो गया। मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, लेंथ का हमारा मीटर हो गया, किलोग्राम पर मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकेंड, ये क्वांटिटी हमने लास्ट टाइम भी शायद ली हो, लास्ट लेक्चर में भी। टॉर्क कहते हैं, या इसको मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। अब जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फोर्स इनटू लेंथ, लेकिन ये वर्क डन नहीं है। ओके, वर्क डन नहीं है, उसका फॉर्मूला ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने वाला है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है, m1 L1 T मैक्स टू लिख लीजिए, लेंथ को लेंथ लिख लीजिए, क्या बन गया। देखने में तो वर्क डन जैसे लगता है, आंसर भी सेम दे रहा है, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन टॉर्क एक डिफरेंट कंसेप्ट है, हम इसको 1 जूल नहीं लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर ही लिखेंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेस, न्यू फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने अभी फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन, डायनामिक्स में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जाके पढ़ना है, उसकी कुछ टर्म्स यहाँ आ गई हैं तो हमें लेनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के लिए। स्ट्रेस क्या है, स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी स्टोरिंग फोर्स, कैसा एरिया, मान लो स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मास अटैच किया हुआ है, मास का वेट एक्ट करता है बॉडी का डाउनवर्ड, उस वेट के कारण बॉडी इलोंगेट हो जाती है, मान लो डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ मान लो एल है। जब हम इस मास को, वेट को छोड़ते हैं तो बॉडी वापस जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, स्प्रिंग वापस जाता है, जिस फोर्स के कारण जाता है तो आगे जाके फिर पता लग जाएगा, इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जो बॉडी का मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अटैच टू द स्प्रिंग है, जो उसका वेट बन जाएगा, वो हमारी बन जाएगी डीफॉर्मिंग फोर्स। जिस फोर्स ने इसकी शेप चेंज करी, जिस फोर्स का स्प्रिंग वापस जाता है टू द ओरिजिनल पोजीशन, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अभी इतना ही समझ लीजिए, स्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया मीन्स फोर्स। लेकिन फोर्स ओवर एरिया लिखेंगे तो प्रेशर समझ आने लग जाएगा। प्रेशर एंड स्ट्रेस आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आगे जाके जैसे जैसे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि 90 से 95% मैं कंसेप्ट के बारे में बोल दूँ, फिर भी हो सकता है कोई चीज़ रह जाए। ठीक है, तो m1 L1 T - 2 ओवर L स्क्वायर, हमारे पास ये प्रेशर जैसे ही फॉर्मूला है। प्रेशर एंड स्ट्रेस हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, आंसर इज यस। बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, यस। अब स्ट्रेस कितने तरह की होती है, स्प्रिंग वाले जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया लगाएंगे, स्प्रिंग को उसके एरिया के परपेंडिकुलर पुल करते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एरिया, तब जो स्ट्रेस डेवलप होती है बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो हमारा आंसर तो यही है, स्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया। फोर्स शॉर्ट लिखने के लिए मैंने फोर्स ओवर एरिया लिख लिया है। तो m1 L1 सेम आंसर, तो ऊपर आंसर आया स्ट्रेस का, वही नॉर्मल स्ट्रेस का है, वही यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल नहीं लिखेंगे, प्रेशर नहीं है। लॉ दूसरा कौन सा होता है, शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं, कई बुक्स में टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस, मान लो एक मैच बॉक्स है, ये क्या है हमारा मैच बॉक्स, उसका लोअर फेस को गम लगा के हमने टेबल पे फिक्स कर दिया और अपर फेस पे फोर्स लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये मैच बॉक्स टूटती तो है नहीं, सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो जाती है। अब हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, अलोंग द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस। तो जो फोर्स लगा रहे हैं वो टेंजेंशियल फोर्स है डिवाइड बाय एरिया, आंसर सेम है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का भी वही आंसर है, टेंजेंशियल का भी वही है, और सिंपल स्ट्रेस का भी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो हम फर्दर यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, उसके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। अगर हम सीधा ही रट्टा लगा लेंगे, स्ट्रेस का ये होता है आंसर, नॉर्मल स्ट्रेस का ये होता है, तो न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। डायमेंशन फॉर्मूले को भी डिटेल में ही पढ़ लें, या तो डायमेंशन फॉर्मूला ही रखना होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
तो स्ट्रेन क्या है, कितनी चेंज होगी क्वालिफिकेशन, कितनी ओरिजिनल होगी। अगर लेंथ चेंज करवाएंगे तो लेंथ से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम में चेंजेस देखेंगे किसी बॉडी के अंदर तो वॉल्यूम से डिवाइड होगा, तो कोई एंगल होगा या एरिया होगा, जैसे जैसे आगे आएंगे टर्म्स हम बताते जा रहे हैं। तो चेंज इन कन्फिग्रेशन, मान लो लेंथ ऊपर आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ नीचे आ रहा है, M0 L0 T0, ना तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होने वाला है स्ट्रेन का, ना ही ऐसा यूनिट होने वाला है। तो तीन तरह की स्ट्रेस देखी जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर। तो ध्यान से देखा जाए स्ट्रेन कैसे डिफाइन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक मैंने टेल में लिख दिया है ताकि आपको कभी भी दोबारा बुक फॉलो ना करनी पड़े। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में स्प्रिंग वाला केस है, स्प्रिंग वाला केस समझ गए, हम स्प्रिंग के साथ मास अटैच किया, उस मास का इलोंगेशन होगी तो उसका वेट एक्ट कर गया नीचे, तो जितनी इलोंगेशन होगी चेंज इन लेंथ आ गई डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, दोनों को डिवाइड कर देंगे, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ आंसर। अगर स्ट्रेन का कोई आंसर नहीं है तो तीनों तरह की स्ट्रेन का भी कोई आंसर नहीं है, लेकिन तीनों तरह की स्ट्रेन के अंदर थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट है जो अब थोड़ा सा आप समझ लेंगे, थोड़ा आगे जाके फिजिक्स जब एडवांस वर्जन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी ये पढ़ने वाले हैं, कुछ 50% से ज़्यादा अभी समझा रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, मान लो फुटबॉल वाला केस है, पहले फुटबॉल का पी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, हम उसमें एयर भर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी, बॉयज का लग जाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगी। इसका भी सेम आंसर है M0 L0 T0, इसका भी कोई ऐसे यूनिट नहीं होगा। तीसरी शेयर स्ट्रेन है, ध्यान से देखिए, अगर हम वही मैच बॉक्स वाला केस लेते हैं, नीचे वाले फेस को गम लगा के टेबल पे जोड़ देते हैं, तो टेंजेंशियल यहाँ फोर्स लगाते हैं टेंजेंट टू द सरफेस अलोंग द सरफेस, उसके कारण क्या होता है जो उसका अपर फेस है थोड़ा स्मॉल एंगल थीटे पे टिल्ट हो जाता है, टूटता नहीं है मैच बॉक्स, ध्यान से समझिए इसको, स्मॉल एंगल पे ये मूवमेंट हो गई है, ये जितने एंगल पे वो टिल्ट कर गया टुवर्ड्स द राइट, उतने एंगल, वो जो एंगल है वो हमारी शेयर स्ट्रेन है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगी, मान लो पहले क्या लेंथ है हमारे पास, क्या है ABCD, ऊपर फेस है, अपर फेस है ABCD, हमने फोर्स लगाई, अब A चला गया A डैश पे, B चला गया B डैश पे, C चला गया C डैश पे, D चला गया D डैश पे, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, A से A डैश पे गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ध्यान से समझिए, इसको फिजिक्स में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अपर फेस एंड द लोअर फेस। फिजिक्स की दुनिया में ऐसे भी लिखते हैं टेन थीटा, एंड थीटा इज स्मॉल, टेन थीटा कैन थीटा, थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये जो डेल्टा एल है ए डैश है, ए डैश है वो परपेंडिकुलर बन गया, ए ओ जो है ओ ए है वो बेस बन गया। सो मैनी मेथड टू अंडरस्टैंड, बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस अपर एंड लोअर, कॉन्सेप्ट तो यही आने वाला है डेल्टा एल ओवर एल। पर ये डेल्टा एल इस मैच बॉक्स के अंदर है, ये डेल्टा एल एक स्प्रिंग केस है, यहाँ पे फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एरिया है, यहाँ फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस है, टेंजेंशियल फोर्स है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है, तो आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है समझ आ गया, वेरी गुड। M0 L0 याद करने के लिए हम कह देंगे ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हैव सेम SI यूनिट एंड सेम डिमेंशन फॉर्मूला, दैट इज M0 L0 T0, नो SI। अगर हम दो तरह की स्ट्रेस पढ़ ली है तो हमने तीन तरह की स्ट्रेन पढ़ ली है, अब इनको जोड़ें आपस में, फिजिक्स क्या कहती है, हुक्स लॉ है हमारे पास आगे जाके, आगे मीन्स जो फर्दर चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, तो स्ट्रेस को अगर स्ट्रेन से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का जो नाम है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, कई बार इसको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी लिखा जाता है, तो इसलिए मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर क्या बन गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर वाला, फोर्स पर यूनिट एरिया वाला,
पर ये प्रेशर नहीं है। M1 L-1 T-2 स्ट्रेन M0 L0 T0, तो इसका तो है नहीं आंसर। जो स्ट्रेस का आंसर है वही मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का आंसर है। ठीक है, स्ट्रेस दो तरह की, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, ऐसे यूनिट सेम। स्ट्रेन तीन तरह की, तीनों का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, कोई ऐसे यूनिट नहीं। अब तीन तरह के मॉडुलस होंगे, ठीक है, तीन तरह के मॉडल्स होंगे, तीनों का ऐसे यूनिट सेम, डायमेंशन फॉर्मूला सेम। अब हमने ये देखना है कि तीन तरह के मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट नेम के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के अंदर कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन आ रही है। तो यंग जो साइंटिस्ट है उसने स्प्रिंग वाला केस में मॉडल स्टडी करा। वो कंसेप्ट वही हो गया, एक स्प्रिंग लेंगे, उसको हुक से साथ बांधा होगा, उसके साथ मास अटैच होगा, वो मास वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, इलोंगेशन लेंथ बढ़ जाएगी, डेल्टा एल हो जाएगी। तो इस स्प्रिंग वाले केस में जिसमें फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया है, स्टेप ये है, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस यूज की गई है। अगर आप सिंपल लिख दोगे यंग्स मॉडल ऑफ वेलोसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो भी डायमेंशन फॉर्मूला सही आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन से मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो यंग्स मॉडल्स में स्ट्रेस आ रही है नॉर्मल वाली, स्ट्रेन आ रही है लॉन्गिट्यूडनल। पहली स्ट्रेस पहली स्ट्रेन, हम इसको वैल्यू लिखेंगे। स्ट्रेन का कोई आंसर नहीं है, आप देख रहे हो। स्ट्रेस का आंसर M1 L-1 T-2 है, स्ट्रेन का आंसर M0 L0 T0 है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डिटेल में एक एक वर्ड आपको समझा दें, आंसर आ गया। तो उसको याद भी कर सकते थे, जो मॉडुलस का आंसर है वही मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का है। तो यंग्स मॉडुलस में सॉलिड की बात होगी, किसकी बात होगी? सॉलिड, स्प्रिंग सॉलिड केस है। यूनिट क्या आ गया? मीटर पर मीटर स्क्वायर, फिर भी हम इसको प्रेशर नहीं लिख रहे। अब दूसरा मॉडल डिस्कस करेंगे बल्क मॉडल्स में। इसमें भी स्ट्रेस नॉर्मली आएगी, स्ट्रेन कौन सी आ जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेंगे, वही फुटबॉल वाला केस आ गया। जितना वॉल्यूम बढ़ा डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, स्ट्रेस में पता ही है, स्ट्रेन है नहीं, तो जो स्ट्रेस का आंसर है वही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। ये आगे जाके फिजिक्स में समझाएंगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी होता है, ठीक है, और वेरिएबल टेम्परेचर पे होता है, मतलब आइसोस इसको बोलते हैं at constant bulk modulus of velocity at constant temperature, adiabatic। और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस में आ जाएगा इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आल्सो चेंजेस। जब नहीं चेंज करता है तो बॉयज लग जाता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसको एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस कहेंगे, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी के साथ थोड़ी थोड़ी उसका बिहाइंड जो फिजिक्स है वो भी समझ आनी चाहिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, व्हाट इज ईटा? शेयर स्ट्रेस, इसमें दोनों ही केस हैं, शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेन है। कहने का मतलब इसमें तो ये वाली डायग्राम है, इसमें ये डायग्राम बनने वाली है। शेयर स्ट्रेस लग रही है, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस टेंजेंट टू द सरफेस, जो स्ट्रेन पैदा हो रही है वो शेयर स्ट्रेन है। तो इस केस के अंदर शेयर स्ट्रेस लेंगे, शेयर स्ट्रेन लेंगे, लेकिन आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर है जो प्रीवियस केसेस में आया है। बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का वही आंसर है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वही है, यूनिट सेम है। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एक नई टर्म है, आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। फिर दोबारा कह रहे हैं कि पानी की लेयर होती है, उसके अंदर हम फैदर वगैरह रखते हैं, वो फैदर कैसे तैरता रहता है, डूबता नहीं है, तो हम सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कितनी उसको फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ of the imaginary line drawn on the surface of a water layer is known as surface tension। surface tension ऐसी फोर्स होती है जिसके हम स्ट्रेच, ऊपर की सरफेस की जो ऊपर की लेयर होती है वो स्ट्रेच रहती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन रहती है। तो एक पूरा अपने आप में कंसेप्ट है। अभी आप इतना ही फॉर्मूला याद करके भी आंसर को कर सकते हो, लेकिन सरफेस टेंशन एंड फोर्स टेंशन डायमेंशन फॉर्मूला सेम दे रहा है, कंसेप्ट अपना अपना। M1 L1 T-2 लेंथ 1, सेम आंसर न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी इसी में ही आएगा, अभी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी मींस वर्क डन ओवर L2 M1 L0 T-2। एनर्जी का यूनिट जूल हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। जूल को देखो कैसे लिख सकते हैं,
न्यूटन इंटू मीटर, इसको मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी सेम डायमेंशन फॉर्म में रखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस ऑफ सर्कल, सबने पढ़ा है, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट ऐसे करके समझ लो। बॉडी ए से बी जा रही है, जितना एंगल मूव करा थीटा, जितनी लेंथ ऑफ द आर्क है तो एल, इसका यूनिट रेडियन होता है, सिंबल आर ए डी होता है। एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ ओमेगा वर्ड है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, टाइम का t1 होता है, तो ये न्यूमरेटर में जाके t-1 हो जाएगा। यूनिट क्या है, रेडियन, यहाँ पर सेकेंड। इसी तरह से हम एंगुलर एक्सीलरेशन ले सकते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ये तीनों कब आएंगे, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है, रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन वर्ड यूज किए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा डी, तो डेल्टा ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो, या सिंपल एंगुलर वेलोसिटी हो, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, m0 l0 t-1। और चेंज इन टाइम को टाइम लिखेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर m0 l0 t-2, तो यूनिट्स आ जाएंगे रेडियन पर सेकेंड के। थोड़ी थोड़ी मैं स्पीड से आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आगे हम रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 5 है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ये बॉडी है, उसका ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का कितना पॉइंटिकल डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी इनटू के बोलते हैं रेडियस ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब बेसिकली तो के लेंथ ही है, तो एम एल स्क्वायर आंसर हो गया। तो मास का यूनिट किलोग्राम हो गया, लेंथ का मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 l2, टाइम आता नहीं 0। एंगुलर मोमेंटम पहले लास्ट लेक्चर में भी लिखा था, इसमें भी लिख लेते हैं, इसको मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। इसका आंसर ये भी होता है एम वी आर, ये प्रीवियस लेक्चर में कर लिया हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अगर हम इसको रोटेशन मोशन के चैप्टर के हिसाब से करें तो एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। आई का आंसर आपके पास अभी पड़ा है m1 l2 t0। ओमेगा अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा आपने कि टाइम -1 आएगा, तो m1 l2 t-1 हो जाएगा। इस तरह से टॉर्क हमने पिछले लेक्चर में भी करा था, अभी भी करा स्टार्टिंग में, फोर्स इंटू ट्वेंटी का डिस्टेंस, ठीक है। अगर टॉर्क को एंगुलर रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ेंगे तो बॉडी का कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जितनी उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा हुई, तो ये डेरिवेशन हम उसमें करेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर। अभी हम थोड़ा सा स्लाइड इसके बारे में जानकर इसका डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया आई, अल्फा लिख लिया आपने t-2, दोनों को कंबाइन कर दिया, आंसर आ गया। देखने में लग रहा है कि वर्क डन है, वर्क डन का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है m1 l2 t-2, लेकिन टॉर्क सेपरेट क्वांटिटी है। इस समय टॉर्क को हमने एंगुलर रोटेशन मोशन के हिसाब से लिखा है, यूनिट के आगे न्यूटन मीटर। ये हमने 9th-10th क्लास में पढ़ाई है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी सबने पढ़ा है। अगर दो मासेस हों m1 m2, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r हो, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे। फिजिक्स में जब भी डायरेक्ट कॉस्ट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हमें बताया है। इस जी का आंसर आप देखो F(r²) डिवाइडेड बाय m1 m2 r है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है m1 l1 t-2, r मींस रेडियस, l² हो गया, पहला मास m, दूसरा मास m, तो हमारे पास आप इसको कंबाइन कर लीजिए m1 l3 t-2 डिवाइड कर दिया m² से, आपके पास m ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो m-1 l3 t-2 आंसर हो जाएगा। तो यूनिट यहाँ से लिख लेंगे, यूनिट कहाँ से लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। न्यूटन यहाँ से आ गया, मीटर यहाँ से आ गया, किलोग्राम यहाँ से आ गया, 2 बार किलोग्राम आ गया, तो किलोग्राम पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर,
to raise the temperature of the body, amount of heat required without raising the temperature. मान लो हम एक कोई मास लेते हैं, उसका टेम्परेचर रेज नहीं करते, कितनी उसमें हीट एंड हीट होती है। जैसे दो हाथों को रगड़ते हैं, अपने हाथ के अंदर आइस रखते हैं, आइस क्यूब ठंडे, तो आइस मेल्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट एंड हीट होती है। लेकिन अब जो आइस थी वो भी 0 डिग्री पे होती है, जब वाटर बनेगा उसका वो भी 0 डिग्री पे रहेगा, तो हमारी बॉडी की जो हीट एंड हीट है, ओके, तो वो लेटेंट हीट है। तो आगे टेल में जाके समझाएंगे, फिलहाल हम याद करेंगे हीट इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। ओके, तो लेटेंट हीट क्या बन गया, हीट एनर्जी बटा मास। हीट एनर्जी मीन्स एनर्जी, m1 L2 T - 2 ओवर मास m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, L2 T - 2 बच जाएगा, यूनिट बच जाएंगे जाउल पर किलोग्राम, क्योंकि हीट का यूनिट जाउल है, मास का किलोग्राम। तो आगे हीट लिख लें, कई बार न्यूमेरिकल में हीट लिखा होता है, इंटरनल एनर्जी यू लिखा होता है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी लिखा हो, न्यूक्लियर एनर्जी लिखो, सबका फॉर्मूला एनर्जी वाला, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सबका फॉर्मूला सेम। स्पेसिफिक हीट, इसको समझ लीजिए ध्यान से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल सी से होती है। इसका फॉर्मूला है हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर। सी निकालना है तो हीट एनर्जी बटा मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। हीट एनर्जी मीन्स एनर्जी, मास मीन्स मास, राइज इन टेम्परेचर का यूनिट आएगा केल्विन, क्योंकि केल्विन जो है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास। तो इस तरह से हम मास एनर्जी को लिख लेंगे m1 L2 T - 2, मास को m लिख लेंगे, राइज इन टेम्परेचर को केल्विन लिख देंगे, तो हमारा आंसर इस तरह से बन जाएगा, मास से मास कैंसल, m0 L2 T - 2 केल्विन -1। हम जल्दी से ये फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो जल्दी जल्दी फॉर्मूला बना लेंगे। प्रैक्टिस करते करते हम इसको नहीं सीधा याद नहीं करना, ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेना है, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी याद हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, थोड़ा कंसेप्ट में लीजिए। मान लो ये ग्राउंड है, इसके साथ पानी की लेयर्स जा रही हैं, वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लैमिना है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। मान लो पहली लेयर है, उसकी वेलोसिटी v है, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर है वाटर की, उसका भी एरिया सेम है a, वो v प्लस dv थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है। पहली लेयर का डिस्टेंस x है, दूसरी लेयर का डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x है, या dx लिख लीजिए। दोनों पानी की लेयर्स के बीच में एक लिक्विड फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, इसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। ठीक है, ये विस्कस ड्रैग डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन डिस्टेंस। मान लो ये वेलोसिटी 8 है, ये 10 है, तो dv कितना आ गया 2 10 - 8। ये 1 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है, तो 3 - 1 डेल dx कितना आ गया 2, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 2/2 1। तो ऐसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड लैमिना निकालते हैं। तो जैसे सॉलिड फ्रिक्शन कंसेप्ट होता है, ऐसे ही लिक्विड फ्रिक्शन कंसेप्ट होता है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वाटर ट्रेवल इन यू कैन से कैनल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, इसकी अपनी वेलोसिटी है, इसके तो दोनों की दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है वो विस्कस ड्रैग होती है, जिसको हम ऐसे कंबाइन करते हैं a dv/dx, तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं a dv/dx, साथ में माइनस से लिखते हैं कि जो मोशन है वो फॉरवर्ड है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड है, इट अपोजेस द मोशन। तो हम यहाँ पे हमारे माइनस साइन छोड़ देते हैं, हम इस तरह से याद करते हैं फोर्स ओवर एरिया ओवर, बीटा का आंसर क्या देगा, फोर्स ओवर एरिया ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए dv मींस चेंज इन वेलोसिटी, m0 L1 T - 1। ये जो मिशन फॉर्मूले कराए जा रहे हैं, ये नीट के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, पंजाब स्कूल बोर्ड के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जुलाई टेस्ट जो होने वाले हैं, ये स्टेट बोर्ड के टेस्ट होते हैं पंजाब स्कूल बोर्ड, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए बहुत है। बच्चे याद करते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं कोएफिशिएंट विस्कोसिटी को, तो आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। m0 L1 T - 1 हो गया चेंज इन वेलोसिटी को, और dx को चेंज इन डिस्टेंस में l लिख दिया, l से l कैंसिल हो गया,
तो बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। m1 l1 t माइनस 2 हो गया, m0 हो गया, l2 हो गया, यहाँ t माइनस 1 बचा, ऊपर जाके सॉल्व किया ये आंसर। तो बहुत सारी न्यूमेरिकल्स में आता है ऐसे यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बेटे बोलते ईटा ही है। अभी पीछे एक टर्म बोली थी मैंने मॉडुलस ऑफ विजिटी, वो भी ईटा ही थी। तो एक बार कई सिंबल डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वाली फिजिकल क्वांटिटी में भी सेम यूनिट आ रहा है। ये भी फिजिक्स में क्या कह सकते हैं, इसका ड्रॉबैक आल्सो, तो ये चला आ रहा है। okay? तो 1 डेका पॉइस, पॉइस कौन है, पॉइजली साइंटिस्ट है, उसके नाम पे यूनिट ड्राइव हुआ है। तो 1 डेका पॉइस मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें लिखेंगे 10 पॉइस। पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट है, किसका, ईटा का। तो जो ऐसे यूनिट है उसका नाम डेकापॉइड है। क्यों डेकापॉइस है, क्योंकि एक डेकापॉइस के अंदर 10 पॉइस होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल करके दिखा देंगे आपको। 1 डेकापॉइस न्यूटन आ गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, चेंज इन डिस्टेंस का मीटर, मीटर से मीटर कैंसल। तो पूरे पूरे कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं फिजिक्स दुनिया में, पास्कल। सेकेंड माइनस 1, सेकेंड ऊपर चले जाएगा, पास्कल इंटू सेकेंड। तो 1 पास्कल इंटू 1 सेकेंड भी इक्वल टू 1 डेकापॉइस होता है। अमेरिकस के लिए नोट के लिए याद कर लिए, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आ सकती है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, डिमेंशन फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर -1, टाइम पावर -1। तो लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ और टर्म्स। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मान लो एक क्यूबॉइड है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, एक θ1 पे एक θ2 है। θ1 मान लो हायर है, θ1 इज मोर देन θ2। हीट कहाँ से फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कितनी हीट फ्लो करेगी, तो किस पे डिपेंड करती है, दोनों का लेयर का एरिया कितना है, एरिया, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। मान लो ये 100 डिग्री पे है, ये 40 पे है, 100 माइनस 40, कितने टाइम में हीट फ्लो कर रही है, कितना टाइम लगता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना नजदीक होगा उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी, जितने फेसेस को दूर दूर रख देंगे उतनी हीट फ्लो का कंटेंट कम देखा गया। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ भी लगाया गया, इसको के बोलते हैं, के ए θ1 माइनस θ2 ओवर एक्स इंटू टी। तो यहाँ से के निकालना है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टाइम। ध्यान से देखिए हीट एनर्जी क्या होती है, एनर्जी m1 l2 t माइनस 2, x लेंथ, एरिया l स्क्वायर, चेंज इन टेम्परेचर को थीटा नहीं लिखेंगे, केल्विन लिखेंगे, तो केल्विन जो है वो टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट है। डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट यहाँ नहीं आएगा। टी फॉर टाइम, टाइम आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। m1 l3 t माइनस 2 नोमिनेटर कंबाइन कर लीजिए, डिनोमिनेटर को अलग कंबाइन कर लीजिए, l2 t k। अब अगले स्टेप में l2 ऊपर जाके माइनस एक एक लेस हो जाएगा, m1 l1 बच जाएगा, t ऊपर जाके -2 and 1 -3 हो जाएगा, केल्विन -1 हो जाएगा। इस तरह से आप अगर ऐसे यूनिट को देखोगे तो एनर्जी का यूनिट क्या आ गया हमारे पास, जूल, डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का सेकंड। तो एक मीटर से मीटर कैंसल, जूल पर मीटर केल्विन इंटू सेकंड। हम जूल पर सेकंड क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, वर्क डन ओवर टाइम, पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा बचा हुआ है, मीटर एंड केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है एमसी क्वेश्चंस। यूनिवर्सल गैस टर्म्स, बहुत सारी फिजिक्स क्वांटिटी है, खत्म नहीं होने वाली। हमने कुछ टिपिकल ले लिए हैं ताकि अगले लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम इनको यूज करके कुछ और डिमेंशनल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के भी होंगे, जेईई मेन के भी होंगे, नीट के भी होंगे, केवी पाई के भी, ओलंपियाड के होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी होंगे।
CBSE स्टेट बोर्ड के होंगे। तो अगले लेक्चर को ध्यान से देखिए। आज की हम लास्ट वीक क्वांटिटी ले रहे हैं, PV इक्वल टू NRT। सब ने कैसे क्वेश्चन पढ़ी है, N क्या होता है नंबर मोल, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर प्रेशर। तो R आ जाएगा PV ओवर NT। प्रेशर सबको पता है, बार बताने की जरूरत नहीं है, फोर्स और एरिया। वॉल्यूम L क्यूब होता है। नंबर ऑफ मोल्स N, मोल लिख लिया, MOL, E नहीं डालना। टेम्परेचर को केल्विन डालना है, तो सारे लिखो M1 L2 T-2, ये कंबाइन कर दिया, ये बन गया। मोल डिनोमिनेटर में आ गया, केल्विन डिनोमिनेटर में आ गया। M1 L2 T-2 पर केल्विन पर मोल, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर 1 मोल लेंगे फिर मोल नहीं आएगा, M1 L2 T-2 K-, ऐसे नंबर ऑफ मोल लेके ही चलते हैं। तो अगर ऐसे यूनिट करेंगे हम, प्रेशर का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर केल्विन। तो ध्यान से देख लो आप, मीटर 3 है, मीटर -2 है, 1 मीटर बच जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर को कहते क्या है, न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं जाउल, वर्क डन। मोल रह गया, केल्विन रह गया, तो जाउल पर केल्विन पर मोल, इसको भी आप याद रखिए। ये ऐसे यूनिट किसका है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आज मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपके लिए, कुछ और डायमेंशन फॉर्मूले लिए हैं 24, 25 जितने भी लिए जा सके हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले को डिस्कस करने की कोशिश की है, और याद करने की टेक्निक भी आपको समझ आनी चाहिए। तो ये लेक्चर नंबर 6 था। तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर इनकी एक बार एप्लीकेशन करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ टिपिकल न्यूमेरिकल करेंगे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम सीखेंगे फिगर्स एंड एरर्स करेंगे। और लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम की मेजरमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम मेजरमेंट्स हैं, जो भी डेफिनेशन पार्ट होगा, थ्योरेटिकल पार्ट होगा। तो 6 के बाद 7 में हमने और डिटेल में न्यूमेरिकल करने वाले हैं सारी एनसीईआरटी। लेक्चर नंबर 8 के अंदर सिग्नल फिगर, उसके एरर्स, उसके न्यूमेरिकल्स। लेक्चर नंबर 9 के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ रिमेनिंग थ्योरी, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, मास, लेंथ, टाइम मेजरमेंट। तो 9 लेक्चर्स के अंदर हमारे पहला यूनिट जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, एनसीईआरटी के साथ से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। ये नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हम 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर देंगे। पर ये कंडीशन है, लेक्चर नंबर 6 देखना है तो लेक्चर नंबर 5 तक देख कर बैठें, लेक्चर नंबर 7 में बैठना है लेक्चर 1 से 6 तक देखें। कंटिन्यूटी में दिए गए लेक्चर हैं, कंटिन्यूटी में दिए हुए लेक्चर को एक बार सुनकर जरूर बैठें, सुनने से दिमाग के अंदर कंसेप्ट आ जाएगा। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठें, नोट्स इसके बना लें, एज इट इज़ इसको लिख लें, अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, उम्मीद है ये जो करवाया जा रहा है ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के साथ साथ नीट और जेई मेन जो अभी होने वाला नीट 2021 के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी जो जेई मेन देने जा रहे हैं 2025 जुलाई फर्स्ट अटैम्प्ट 25 से, उसके बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जो हो रहा है फोर्थ अटैम्प्ट जेई मेन की, वो वाले बच्चे भी इसको वीडियोस को ध्यान से देख लें। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, तो आपको थ्योरी बार बार बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्ट्रेस देकर एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे ध्यान से ये बेटर रहेगा, तो इन वीडियोस को ध्यान से देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो वेट कीजिए लेक्चर नंबर 7 का, जो हम कल ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड। हाँ जी, may God bless you all, stay blessed.